रीअरेंज कैरेक्टर्स। इस क्वेश्चन के अंदर दे रखा है, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार। गिवन अ स्ट्रिंग s with repeated characters, the task is to rearrange characters in a string such that no two adjacent characters are same। क्वेश्चन का मतलब यह है, लाइक हमें कोई कैरेक्टर दे रखा है, लाइक यहाँ पे ये वाला एग्जांपल लेते हैं, गीक फॉर गीक्स। ठीक है, इसके अंदर बहुत सारे रिपीटेड वर्ड्स हैं, रिपीटेड कैरेक्टर्स हैं। ठीक है, तो इसके अंदर बहुत सारे रिपीटेड कैरेक्टर्स हैं, लाइक जी 2 टाइम्स आ रहा है, ई 4 टाइम्स आ रहा है, के 2 टाइम्स आ रहा है, एस 2 टाइम्स आ रहा है। ऐसे यहाँ पे रिपीटेड काफी सारे कैरेक्टर्स हैं। तो हमें बोला है कि द टास्क इज टू रीअरेंज कैरेक्टर्स, हमें सारे कैरेक्टर्स को रीअरेंज करना है इस तरह से, सो दैट नो टू एडजेसेंट कैरेक्टर्स आर द सेम। कोई भी दो कैरेक्टर एक दूसरे के बगल में नहीं होने चाहिए। लाइक ए के साथ ए नहीं हो सकता है, बी के साथ बी नहीं हो सकता है। ऐसा हो सकता है बी ए, बट दोनों एक साथ नहीं हो सकते। चाहे दोनों का अलग अलग लिख लें, बट दोनों को एक साथ नहीं लिख सकते। ये है कंडीशन। तो अगर मैं गीक फॉर गीक्स का देखूं, एक बार गीक्स फॉर गीक्स का एग्जांपल देख लेते हैं। लाइक अगर मैं काउंट करूं, जी यहाँ पे 2 टाइम्स आ रहा है, एंड ई यहाँ पे 4 टाइम्स आ रहा है, के यहाँ पे 2 टाइम्स आ रहा है, एस यहाँ पे 2 टाइम्स आ रहा है, एफ यहाँ पे 1 टाइम आ रहा है, ओ यहाँ पे 1 टाइम आ रहा है, आर यहाँ पे 1 टाइम आ रहा है। ठीक है, हमारे पास ये डेटा है, और हमें क्या करना है, इससे ऐसा वर्ड क्रिएट करना है सो दैट ये इनमें से कोई भी कैरेक्टर एक दूसरे के बगल में ना आए, एडजेसेंट ना हो। तो कैसे कर सकते हैं? तो एक बार इनका काउंट कर लेते हैं। 4 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, टोटल आया 13 का। तो अगर मैं इसको 2 से डिवाइड कर लेता हूँ, लाइक 6 आएगा। तो इसका मतलब अगर मैं 6 कैरेक्टर्स को पहले लिख दूँ, जी जी ई ई ई ई, 6 कैरेक्टर हो गए। उसके बाद अगर मैं बाकी बचे हुए कैरेक्टर्स को इनके बीच में लिख दूँ, लाइक के, यहाँ से शुरू करते हैं, के एस एस एफ ओ आर। हाँ, अब हमारे पास एक आंसर आ गया है जो कि बिल्कुल सही है। ठीक है, इस तरह हम आंसर तो निकाल सकते हैं, बट इसको अप्रोच कैसे करें, ये तो हमने खुद से सोच लिया कि हम क्या करेंगे कि पहले सबको लिख देंगे, फिर उसके बाद बीच बीच में सबको ऐड कर देंगे, ये हो गया हमारा आंसर। और इसको करें कैसे, तो इसे एक्चुअली करना कैसे? तो एक्चुअली करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम एक प्रायोरिटी क्यू का यूज कर सकते हैं। अगर मैं एक प्रायोरिटी क्यू का यूज करूं और उसके अंदर इन सब को डाल देता हूँ, लाइक जी इज इक्वल टू 2, तो मैंने एक प्रायोरिटी क्यू बनाया, जो कि बनाया मैंने मैक्स ही, जो कि मैक्सिमम नंबर ऑफ काउंट वाला मुझे पहले निकाल के देगा। मैक्स ही बना लिया मैंने यहाँ पे। एंड अब मैं इसमें से एक एक करके कैरेक्टर को निकाल, तो मैं जब तक इसमें से एलिमेंट निकालता रहूंगा, जब तक इसका साइज एक से ज्यादा रहेगा। लाइक अगर एक एलिमेंट बचेगा तो मैं रुक जाऊंगा। ऐसा क्यों? मैं क्या करूंगा, एक साथ दो एलिमेंट को निकालूंगा। एक साथ दो एलिमेंट निकालते हैं, दोनों मैक्सिमम वाले। तो सबसे मैक्सिमम काउंट वाला एलिमेंट देखूं, हाँ, ये वाला सबसे मैक्सिमम काउंट है, तो मैंने E4 को निकाल लिया सबसे पहले। उसके बाद मैं एक और निकालता हूँ, G2 को निकाल लिया। ठीक है, तो मैंने दो निकाल लिए हैं प्रायोरिटी क्यू में से, इन दोनों को हटा दो। मैंने दो एलिमेंट निकाल लिए प्रायोरिटी क्यू में से, इन दोनों से एक वर्ड बना देता हूँ मैं यहाँ पे अभी, ई एंड जी। ठीक है, तो इसका अगर मैंने एक वर्ड यूज कर लिया तो ये बचा E3, और इसका मैंने एक वर्ड यूज कर लिया तो ये बचा G1। अब मैं क्या करता हूँ, दोबारा से इसे प्रायोरिटी क्यू के अंदर डाल देता हूँ। अब यहाँ पे E3 आ गया एंड G1 आ गया। ठीक है, अब फिर मैं क्या करता हूँ, मैक्सिमम वाला एलिमेंट निकालता हूँ। मीन मैक्स हीप है तो ऑब्वियसली मैक्सिमम काउंट वाले एलिमेंट को फिर से निकालेगा, ये खुद से ही मैक्सिमम वाले को निकालेगा ये। लाइक फिर निकालता हूँ, फिर मेरे पास फिर क्या आएगा, फिर आएगा फिर से E3 आएगा, और अब आएगा मेरे पास K2। फिर से इसमें ऐड कर देते हैं E एंड K, इसका भी एक काउंट कम हो गया, इसका भी एक काउंट कम हो गया। दोबारा से डाल देते हैं इनको इसके अंदर। अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा E2, ये हो जाएगा K1, इसके अंदर दोबारा से हमने ऐड कर दिया ऐसे। ठीक है, फिर से निकालते हैं मैक्सिमम वाले। फिर से आएगा, इस बार आएगा S2, क्योंकि उसका काउंट भी 2 है, और आएगा E2, इनकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। इसके बाद बनेगा S एंड E। ठीक है, तो ये भी 1 1 हो गए, और फिर से हमने इसके अंदर डाल दिया, तो ये 1 हो जाएगा एंड ये भी 1 हो जाएगा। ठीक है, फिर से मैक्स वाले निकालते हैं, सारे 1 हो गए, कोई से भी दो निकाल लेते हैं, K1
S1 के एंड S हो गया। अभी हो गए 0 0। अगर ये 0 हो गए तो दोबारा डालें क्योंकि इनकी कोई फ्रीक्वेंसी बची नहीं यहाँ पे, जिसका मतलब ये दो यहाँ से कंप्लीटली जा चुके हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं, फिर से दो निकालते हैं, तो F1 एंड O1, फिर यहाँ पे F एंड O आ गया है एंड इनकी फ्रीक्वेंसी भी 0 हो गई है, तो ये भी कंप्लीटली जा चुके हैं यहाँ से। फिर निकालते हैं R एंड E 1 1, फिर यहाँ पे आ गया R एंड E, ये भी 0 0 हो गए, ये भी कंप्लीटली जा चुके हैं। इन दोनों को भी हटा दिया, फिर आया G, फिर यहाँ पे बचा एक एलिमेंट। अब ये इसमें से नहीं निकालेगा क्योंकि हमने तो यहाँ पे कंडीशन लगा रखी है कि पी क्यू का जो साइज होगा वो 1 से बड़ा होना चाहिए, क्योंकि हम तो एक साथ दो एलिमेंट निकाल रहे हैं ना। जब इसमें दो एलिमेंट ही नहीं बचे तो दो निकालेंगे कैसे, तो हमने यहाँ पे यहीं पे ब्रेक कर दिया और उसके बाद हमने बस चेक कर लिया जो एक बचा हुआ है उसको निकाल के डायरेक्ट लगा देंगे यहाँ पे जी। अब यहाँ पर भी एक कैच है, अगर सपोज यहाँ पे G1 बचा हुआ था तो हमने निकाल के जी को लगा दिया। ठीक है, अगर यहाँ पे G2 या G3 बचा हुआ होता तो इसका मतलब हमारे सारे एलिमेंट खत्म हो गए थे और जो हमारे पास लास्ट में एलिमेंट बचा उसकी फ्रीक्वेंसी अभी भी 1 से ज्यादा है। ऐसा कैसे हो सकता है? अगर ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी हाफ ऑफ द वर्ड से ज्यादा थी, तभी तो ये बच गया, वरना तो नहीं बच सकता था, और तो कोई ऐसा केस बन नहीं सकता। अगर यहाँ पे 1 से ज्यादा फ्रीक्वेंसी बच रही है किसी कैरेक्टर की, इसका मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी आधे वर्ड्स से भी ज्यादा थी, क्योंकि हमने सारे वर्ड्स एक एक बार यूज कर लिए हैं, वो सारे वर्ड्स खत्म भी हो गए हैं। तो इसका मतलब अगर इसकी फ्रीक्वेंसी एक से ज्यादा बच रही है तो इसका मतलब इनिशियली ही इसकी फ्रीक्वेंसी आधे कैरेक्टर से ज्यादा थी, और अगर आधे कैरेक्टर से ज्यादा थी तो हम यहाँ पे वर्ड बना ही नहीं सकते, लाइक ये वाला एग्जांपल जो हमें गिवन दे रखा है इसके हिसाब से। अगर सारे ही वी हैं तो अगर हम कोई भी कॉम्बिनेशन बना के देख लें, बी के साथ बी आएगा ही आएगा, एडजेसेंट बी बनेगा ही बनेगा, तो इसका मतलब यहाँ पे कुछ हो ही नहीं सकता। तो हमें यहाँ पे क्या करना होगा, हमें यहाँ पे रिटर्न फॉल्स करना होगा, या जो भी हमें रिटर्न -1 या फिर रिटर्न 0 करना होगा। ये होता है यहाँ पे। ठीक है, तो मुझे लगता है इंट्यूशन आपको समझ आ गई है। एक बार इसका कोड और देख लेते हैं। इनपुट में एक स्ट्रिंग है, ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हमने स्ट्रिंग की लेंथ n में स्टोर कर लिया। ठीक है, तो टोटल कुल मिला के स्टार्ट करते हैं, इसी वाले एग्जांपल को लेते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हमें सबसे पहले हमने n की वैल्यू ली, n की वैल्यू हमारे पास 30। ठीक है, अब हमने क्या लिया, एक अनऑर्डर्ड मैप लिया है, हमने यहाँ पे एक मैप लेना है। ठीक है, यहाँ पे लिख लेंगे मैप की वैल्यू। ठीक है, तो उसके अंदर हम क्या करेंगे, पूरा एक लूप चलाएंगे and सबको उनके काउंट्स बता देंगे। ठीक है, तो सबके काउंट्स यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, तो हमने सबके काउंट्स लिख लिए, यहाँ पे हमारा मैप रेडी हो गया है। ठीक है, अब उसके बाद क्या, हम एक प्रायोरिटी क्यों ले रहे हैं और उसके अंदर हम पेयर में वैल्यू स्टोर कर रहे हैं, लाइक उसका इंटीजर एंड उसका कैरेक्टर। हम कैरेक्टर को पहले नहीं ले रहे, हम कैरेक्टर को बाद में ले रहे हैं, इंटीजर को पहले ले रहे हैं, क्योंकि ये नॉर्मली प्रायोरिटी क्यू मैक्स शीप की तरह वर्क करता है, मैक्सिमम एलिमेंट निकाल के देता है। तो अगर हम कैरेक्टर को आगे रखेंगे तो वो मैक्सिमम कैरेक्टर निकाल के देगा, बट हमें क्या है, हमें मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी निकालनी है, हमें सबसे ऊपर। तो हम मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी निकालनी है, तो हम फ्रीक्वेंसी वाले एलिमेंट को पहले लिख लेते हैं। तो बाय डिफॉल्ट जो चीज पहले होती है ये उसके हिसाब से निकाल के दे देगा। अगर हम कैरेक्टर को भी आगे रखना चाहें तो रख सकते हैं, बट फिर उसके लिए हमें कंपैरेटर फंक्शन बनाना पड़ेगा अलग से, और उसे अलग से डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने इसलिए इंटीजर को पहले लिया है पेयर के अंदर कोई, तो हम यहाँ पे एक प्रायोरिटी क्यू बना लेते हैं। ये हो गया यहाँ पे एक प्रायोरिटी क्यू। अब क्या करते हैं, हम प्रायोरिटी क्यू के अंदर मैप के सारे एलिमेंट्स को एज अ पेयर डाल देते हैं। तो हम यहाँ पे डाल देते हैं सारे पेयर्स को। ठीक है, तो ये हो गया 4 ऑफ ई, 2 ऑफ जी, 2 ऑफ के। प्रायोरिटी क्यू के अंदर सब कुछ डाल दिया है जो कि हमारा एक मैक्स हीप है। ओके, हम हमने एक स्ट्रिंग ले लिया जिसमें हम अपना आंसर स्टोर करने वाले हैं। यहाँ पे हम अपना आंसर स्टोर करेंगे, इसके अंदर हम अपना आंसर स्टोर करने वाले हैं। ठीक है, अब हमने क्या करा, हमने यहाँ पे कंडीशन लगाई व्हाइल लूप में, जब तक प्रायोरिटी क्यू का साइज 1 से ज्यादा है। तो हमने यहाँ पे कंडीशन लगा दी है, प्रायोरिटी क्यू का साइज जब तक 1 से ज्यादा है, जब तक हम इस लूप को चलाने वाले हैं, व्हाइल लूप को। ठीक है, अब सबसे पहले हम दो एलिमेंट निकाल लेते हैं प्रायोरिटी क्यू से, 1 एंड 2। ठीक है, तो सबसे पहले जो दो एलिमेंट निकलेंगे जिनकी मोस्ट फ्रीक्वेंसी वो होंगे ई एंड जी। ठीक है, तो ई एंड जी निकलते हैं, तो यहाँ पे ई एंड जी निकाल देते हैं हम यहाँ पे। एंड ई एंड जी जो निकलेंगे उन्हें हमने आंसर में ऐड भी करना है यहाँ पे, 1 डॉट सेकेंड एंड 2 डॉट सेकेंड। 2 के अंदर हमारा कैर है ना। ठीक है, सेकंड के अंदर हमारा कैर है ना, इसलिए आंसर के अंदर हमने दोनों के सेकंड्स को ऐड कर दिया है। लाइक इस पेयर का सेकंड ई है और इस पेयर का सेकंड जी है, तो हमने ई एंड जी निकाला एंड ई एंड जी आंसर में ऐड कर दिया यहाँ पे।
ठीक है। अब हमने क्या करा, जो भी दोनों का ये फर्स्ट वाला एलिमेंट है 4 और 2, इसमें से एक एक माइनस कर देते हैं। वही यहाँ पे क्या है, 1 डॉट फर्स्ट में से एक माइनस कर दो, 2 डॉट फर्स्ट में से भी एक माइनस कर दो। ठीक है। अब यहाँ पे हो गया है 3 ऑफ E एंड 1 ऑफ G। अब हमने क्या बोला कि अगर 1 डॉट फर्स्ट, इसका मतलब अगर मैं ये पहले वाले की बात करूं इसके अंदर, अगर वो है, इसका मतलब वो 0 से ज्यादा है। हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, लाइक greater than 0। और अगर हम ना भी लिखें तो बात वही है। ठीक है। अगर 1 डॉट फर्स्ट 0 से बड़ा है, यहाँ पे 3 है, तो उसे दोबारा डाल दो प्रायोरिटी क्यू के अंदर। तो हमने यहाँ पे दोबारा डाल दिया। अब यहाँ पे आ गया 3 ऑफ E, ये ऑलरेडी निकल चुका था, हम यहाँ पे पॉप कर चुके हैं यहाँ पे ऑलरेडी दोनों को निकाल कर। इसका मतलब प्रायोरिटी क्यू में प्रेजेंट नहीं थे ये दोनों अभी, ये दोनों निकल चुके थे। एंड देन हमने क्या करा, इन्हें निकाल के इसमें से एक एक वैल्यू इनके फ्रंट वाली कम करके, और हमने देखा अभी वो 0 नहीं हुई है, तो हमने उन्हें दोबारा डाल दिया। 3 ऑफ E आ गया अब नया, एंड 1 ऑफ G आ गया, जैसे कि हमने ड्राई रन में देखा था। अब देन फिर से वही, फिर से दो मैक्सिमम निकालेंगे, फिर से उनको यहाँ पे ऐड करेंगे। लाइक अगर मैं फिर से दो मैक्सिमम देखूं तो फिर से E निकलेगा एंड K निकलेगा। ठीक है, E एंड K, फिर वो आंसर में ऐड हो जाएगा। एंड देन दोनों का आगे वाला जो भी है 3 ऑफ E है, तो अगर वो 2 हो जाएगा, K 2 ऑफ K था तो 1 ऑफ K हो जाएगा। अब भी दोनों के जो आगे के एलिमेंट्स हैं दोनों ही 0 से बड़े हैं, तो दोनों फिर से पूछ जाएंगे। एक बार हम ड्राई रन करके देख चुके हैं क्या क्या प्रोसेस होने वाला है। देन वैसे ही सारा का सारा प्रोसेस हमारा कंप्लीट हो जाएगा, और लास्ट में हमारे पास 1 ऑफ G बचेगा। ये 1 ऑफ G इसलिए बचेगा क्योंकि हम ये वाला लूप हमारा खत्म हो जाएगा। जब इसमें एक एलिमेंट बचा होगा तो ये वाला लूप हमारा ब्रेक हो जाएगा। ये वाला लूप ब्रेक होने के बाद हम यहाँ पे दो कंडीशंस और चेक कर रहे हैं। हम यहाँ पे पहली कंडीशन चेक कर रहे हैं, अगर प्रायोरिटी क्यू का साइज 1 है यहाँ पे, ऐसा भी तो हो सकता है एक भी ना बचे, क्या पता कंडीशन इतनी अच्छी बनी हो हमारी कि हमारे सारे एलिमेंट ही निकल गए। हो सकता है ऐसा भी। अगर हो सकता है तो हम डायरेक्ट आंसर रिटर्न कर देंगे। अगर हमारे प्रायोरिटी क्यू का साइज कुछ बचा ही नहीं है, हम डायरेक्ट आंसर रिटर्न कर देंगे। ठीक है। लेकिन अगर बच गया कोई एलिमेंट, लाइक यहाँ पे 1 ऑफ G बच गया है, तो अब क्या करें। अब हमने देखा अगर प्रायोरिटी क्यू का साइज 1 है, और जो भी उसके टॉप का एलिमेंट है यहाँ पे, उसकी फ्रीक्वेंसी अगर 1 से ज्यादा है, अगर फ्रीक्वेंसी 1 है यहाँ पे, तब तो ठीक है। अगर 1 से ज्यादा है, इसका मतलब वो उसकी फ्रीक्वेंसी आधे से भी ज्यादा थी, तो फिर तो हम एडजेसेंटली उसे डिवाइड कर ही नहीं सकते। हमने यहाँ पे वही कंडीशन लिखी हुई है, अगर प्रायोरिटी क्यू का साइज 1 है और उसके टॉप वाले एलिमेंट है उसकी फ्रीक्वेंसी 1 से ज्यादा है, तब तो -1 रिटर्न कर दो, हमारा आंसर बन ही नहीं सकता, हमारी सारी मेहनत बेकार होगी। ठीक है। लेकिन अगर प्रायोरिटी क्यू का साइज 1 है और जो टॉप एलिमेंट है उसकी फ्रीक्वेंसी भी 1 है, तब तो ठीक है, उसे भी ऐड कर दो आंसर में, हमारा आंसर अब भी ठीक है, और आंसर को रिटर्न कर दो। तो बस ऐसे हमारा आंसर हो जाएगा। एक बार इसे कंपाइल करके देख लेते हैं, सबमिट कर लेते हैं। सबमिट हो रहा है। थैंक यू गाइस।